तो कल कहां तक पढ़ा दिया था? मुख गुहा में पाचन, आमाशय में पाचन और ग्रहणी में पाचन, इन तीन स्थानों पर पाचन। तो अधिकतम पाचन की क्रिया जो होती है वो मुख गुहा में, आमाशय में और ग्रहणी में। तो मुख गुहा में जो पाचन क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? कौन सा एंजाइम होता है? वहां पर एंजाइम होता है टायलिन। मुख गुहा में जो एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है वो होता है टायलिन। जो मुख में लार निकलती है, लार में ये एंजाइम पाया जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। उसके पश्चात भोजन पहुंचता है आमाशय में। आमाशय में सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है और किसी अवयव का पाचन नहीं होता है। तो प्रोटीन पाचक एंजाइम जो पाया जाता है वो कहलाता है पेप्सिन। ये प्रोटीन पर क्रिया करके उसको पेप्टोन और प्रोटीओजेज या पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है, जो प्रोटीन के छोटे अणु होते हैं। बहुत छोटे नहीं होते हैं, सरलतम नहीं होते, लेकिन कुछ पहले से कुछ छोटे अणु हो जाते हैं। उसके पश्चात ग्रहणी में जब पहुंचता है भोजन तो वहां पर पित्तरस मिलता है। पित्तरस जो होता है वो भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है और वसा का एमल्सीकरण कर देता है। और साथ ही साथ वहां पर अग्न्याशयी रस भी मिलता है भोजन के साथ में। तो अग्न्याशयी रस में तीन एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है ट्रिप्सिन, ये बचे खुचे जो प्रोटीन का पाचन होकर के आमाशय से आया उसके टुकड़ों का पाचन करता है। दूसरा एमाइलेज, ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और तीसरा होता है लाइपेज, ये जो एंजाइम है लाइपेज, ये वसा का पाचन करता है, उसको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करके उसको अमीनो अम्ल में बदल देता है, अमीनो अम्ल। एमाइलेज जो है ग्लूकोज का पाचन करके, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके उसको ग्लूकोज में बदल देता है। और लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करके उसको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल। अब यहां पर ये जो इतने पदार्थ बन गए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन होने के पश्चात अब भोजन सरलतम अवस्था में आ गया। ये जो है उस भोजन के अणुओं के सरलतम अणु है। अब इनसे और छोटा करेंगे तो फिर ये अणु भोजन प्रोटीन खत्म हो जाएगी। ग्लूकोज को भी तोड़ देंगे तो और सब खत्म हो जाएगा। वसी हम लोग ग्लिसरॉल को तोड़ देंगे तो वसा भी खत्म हो जाएगी। यानी ये सब वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के सरलतम अणु होते हैं। और इन अणुओं का साइज ऐसा होता है कि ये अणु आसानी से कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं। यानी कोशिकाएं इन अणुओं को अवशोषित कर सकती है। इसीलिए तो पाचन किया जा रहा था कि भोजन को उस अवस्था में ले आया जाए कि कोशिकाएं उस भोजन के अणुओं को अपने अंदर अवशोषित कर सकें। तो अब ये पाचन के पश्चात ये अणु जो बन गए हैं इनका अवशोषण किया जा सकता है। तो अब आगे का जो क्रिया होती है, अभी तक तुमने ग्रहणी में पाचन पढ़ा था। जैसे ये मुख था, मुख के बाद फिर ये आमाशय बना था, और आमाशय के बाद फिर यहां पर यकृत, यकृत से एक नली मिलजुलती है और यहां पर अग्न्याशय पाया जाता है। यहां पर ऐसे ऐसे करके ये बड़ी आंत होती है जो इस तरह से और ये जो छोटी आंत होती है उसके दो भाग होते हैं। इधर वाले ऊपर वाले भाग को कहते हैं ग्रहणी या ड्यूडिनम, और उसके नीचे का भाग जो होता है वो नीचे आता है और इसके बीच में सब कुंडलित रूप में सब गुच्छा बना इसी के भीतर पड़ा रहता है। फिर अंत में आकर के वो यहां से जुड़ जाता है, बड़ी आंत से यहां जुड़ जाता है। ये पूरी क्या है? ये बड़ी आंत होती है, इसको कहते हैं ये बड़ी आंत है। ठीक, तो ये जो इसके भीतर छोटी आंत भरी हुई है तो इसके इस कुंडलित भाग को कहते हैं क्षुद्रांत्र। इस कुंडलित भाग को कहते हैं क्षुद्रांत्र या इलियम। तो यहां पर मुख्य रूप से जब भोजन, यहाँ का पाचन सब खत्म हो जाता है तो भोजन फिर आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के पश्चात क्या होता है? भोजन क्षुद्रांत में आता है, और क्षुद्रांत में मुख्य रूप से जो क्रिया होती है वो होती है अवशोषण की। लेकिन अगर मान लो भोजन का पाचन आमाशय में या यहाँ पर ग्रहणी में अगर
कुछ बच गया है भोजन जिसका पाचन बाई चांस नहीं हो पाया है, तो वह यहां पर पहले उसका पाचन भी कर लिया जाता है। अगर मान लो कोई भोजन छूट गया है पाचन होने से, कुछ कण रह गए हैं, कोई अवयव बच गया है थोड़ा सा जो यहाँ पर पाचन नहीं हो पाया, भोजन आगे बढ़ गया, तो उस बचे हुए अवयव का पाचन भी यहाँ पर क्षुद्रांत्र में हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि क्षुद्रांत्र में एक प्रकार का रस निकलता है, जैसे आमाशय में जठर रस निकलता था, ग्रहणी में अग्न्याशयी रस और पित्त रस मिलते थे, ऐसे ही यहाँ पर क्षुद्रांत्र में भी एक रस निकलता है, इसको कहते हैं आत्रीय रस। आत्रीय रस, इसको कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। तो ये आत्रीय रस जो होता है ये निकलता है, और इस रस में भी कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के बचे खुचे भाग का पाचन करते हैं। उनमें से एक एंजाइम होता है इरिप्सिन, जो बचा खुचा प्रोटीन होता है उस पर क्रिया करता है। इरिप्सिन प्लस प्रोटीन क्या बन जाता है, प्रोटीन का पाचन होने पर बनता है अमीनो अम्ल। तो इरिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन, बचा खुचा जो प्रोटीन होता है उसका पाचन करके उसको अमीनो अम्ल में बदल देता है। दूसरा होता है क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो उसमें कई प्रकार के छोटे छोटे अणु बनते हैं, उनमें गैलेक्टोज बनता है, माल्टोज बनता है, सुक्रोज बनता है, तो कई प्रकार के छोटे अणु बनते हैं। तो उन छोटे अणुओं का पाचन करने के लिए यहाँ पर कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे एक पाया जाता है लैक्टेज। एज लगा होगा शब्द तो वो ज्यादातर एंजाइम होगा। लैक्टेज जो होगा वो भोजन की जो शर्करा होती है, कार्बोहाइड्रेट का जो छोटा रूप होता है लैक्टोज, उस पर क्रिया करता है। तो लैक्टोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, छोटा अणु, और उसको पचाने के लिए जो एंजाइम है उसका नाम रखा गया है लैक्टेज। लैक्टोज पर क्रिया करता है लैक्टेज। उसी प्रकार से एक दूसरा छोटा अणु भी बनता है कार्बोहाइड्रेट का, उसको कहते हैं माल्टोज। माल्टोज, इसको पचाने के लिए जो एंजाइम होता है उसको कहते हैं माल्टेज। उसी प्रकार से एक और होता है गैलेक्टोज। तो ये सब कार्बोहाइड्रेट के छोटे अणु बनते हैं। इन सभी अणुओं को पचा करके बाद में फिर गैलेक्टोज को पचाने के लिए गैलेक्टेज, गैलेक्टेज नामक एंजाइम होता है। ये तीन प्रकार के एंजाइम जो होते हैं यहां पर पाए जाते हैं, और ये तीनों एंजाइम सब क्रिया करके इनको सभी को बदल देते हैं ग्लूकोज में। सर यानी क्या है सर जी, इरिप्सिन क्या है? इरिप्सिन भी एक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है, और ये तीनों एंजाइम जो है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। यस सर। कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो उसमें कई प्रकार के छोटे अणु बनते हैं। उन छोटे अणुओं के नाम है लैक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज। एक सुक्रोज भी होता है, सुक्रोज भी एक अणु बनता है छोटा। जो हम चीनी खाते हो वो सुक्रोज ही होती है, जो घरों में तुम चीनी खाते हो वो सुक्रोज होती है। तो उसको पचाने के लिए एक एंजाइम होता है सुक्रेज। तो ये तीनों एंजाइम हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, और ये सब किसमें बदल दिए जाते हैं? ग्लूकोज में। कौन बदलता है? ये सभी एंजाइम। तो इरिप्सिन जो है वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए ये सब एंजाइम होते हैं जो इन सब प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देते हैं। और जो अंतिम एंजाइम है वो होता है वही लाइपेज। लाइपेज जो तुमने पढ़ा था, ग्रहणी में पाया जाता है जो लाइपेज, जो वसा को वसीय और ग्लिसरॉल में बदलता है, वो एंजाइम यहाँ पर भी पाया जाता है, इस आत्रीय रस में भी पाया जाता है। और जो बची खुची वसा अगर यहाँ पर पाचन नहीं हो पाया तो उसका पाचन भी यहाँ पर कर देता है, और उसको फिर उसी चीज में बदलता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। यानी वसा का जब भी पाचन होगा तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनेंगे, ठीक है। प्रोटीन का जब भी पाचन होगा तो अमीनो अम्ल बनेगा, सरलतम अणु। और जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा तो बीच में छोटे अणु बन सकते हैं, लेकिन छोटे अणुओं का फिर से पाचन हो जाएगा और सब फाइनली क्या बना दिए जाएंगे? ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सबसे अंत में ग्लूकोज में बदल जाता है सरलतम अणुओं में। प्रोटीन जो होता है अमीनो में बदल जाता है, और लाइपेज नामक एंजाइम जो होता है ये वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो जो कुछ भोजन का बचा खुचा हिस्सा होता पाचन जो यहाँ नहीं हो पाया है और उसका पाचन किया जा सकता है, तो उसका पाचन यहाँ पर आंत में पहले, छोटी आंत में पहले कर लिया जाता है। क्षुद्रांत्र जो है यहाँ पर इसका पाचन पहले कर लिया जाता है, फिर उसके बाद मुख्य रूप से यहाँ पर जो क्रिया होती है वो होती है अवशोषण की। तो ये इतने एंजाइम पाए, समझ में आए?
आंतों में आंतरिक रस निकलता है। आंतरिक रस में जो छोटी आंत है, छोटी आंत की दीवारों में जो ग्रंथियां होती है, उन ग्रंथियों से ये आंतरिक रस निकलता है। तो जो रस निकलता है, उस रस में ये सब एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के बचे खुचे भाग का पाचन करते हैं। तो आंतरिक रस में इरिप्सिन होता है, लैक्टेज होता है, माल्टोज होता है, गैलेक्टेज होता है, सुक्रेज होता है और लाइपेज होता है। ये सब एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के बचे खुचे भागों का पाचन करते हैं। और कोशिश ये होती है कि यहां तक पहुंचने पर भोजन संपूर्ण भोजन का पाचन हो जाए। अब भी अगर कोई चीज रह जाती है तो फिर उसका पाचन फिर आगे अब नहीं होता है, फिर वो अपचित ही भोजन शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो यहां पर मुख्य रूप से जो क्षुद्रांत में जो मुख्य रूप से क्रिया होती है, वो क्रिया होती है अवशोषण की। ठीक है। तो अभी आंत में तो बचा खुचा पाचन कर दिया गया, और बचा खुचा पाचन करने के पश्चात अब क्या काम किया जाएगा? मुख्य रूप से अवशोषण का काम किया जाएगा। यानी क्षुद्रांत्र में जो है वो मुख्य रूप से कौन सी क्रिया होती है? अवशोषण की क्रिया होती है। और अवशोषण क्या होता है? जो भी भोजन पचाया गया है, जो पचित भोजन है, यानी पचित भोजन क्या है? जो सरलतम अणुओं में बदला हुआ भोजन है। भोजन जो सरलतम अणुओं में बदल दिया गया है, यही तो पचित भोजन कहलाएगा। तो इन सरलतम अणुओं, ये जो अणु होते हैं भोजन के, ये छोटी आंत की दीवारों से विसरित होकर के छोटी आंत की दीवारों पर बाहर की तरफ खूब सारी रुधिर नलिकाएं फैली रहती हैं। तो इन नलिकाओं में इस रुधिर में मिल जाता है जाकर के। यानी आंत की दीवारों से विसरित होकर के जो सरलतम अणु होते हैं भोज्य पदार्थों के, ये सभी अणु रुधिर तक पहुंच जाते हैं और इस क्रिया को हम कहते हैं अवशोषण। अब आई बात समझ में? कुछ पहले भी बता चुके हैं कि अवशोषण क्या है? आंत की दीवारों से पचे हुए भोजन का विसरित होकर के रुधिर वाहिनियों में रुधिर तक पहुंचने की क्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। ठीक। तो ये क्रिया होती है यहां पर मुख्य रूप से क्षुद्रांत्र में। और इस क्रिया को और तेजी से बढ़ाने के लिए क्या होता है कि जो छोटी आंत होती है, अगर जैसे छोटी आंत है, ये लंबी लंबी गोलाकार होती है, उसको बीच से काटें अगर यहाँ, तो हमको ऐसे दिखेगी। सामने से अगर हम देखें तो हमको ऐसे दिखेगी। तो इसकी भीतरी जो दीवार होती है वो खूब इसमें लंबी लंबी उंगली जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, ऐसे ऐसे करके। तो ऐसे ऐसे करके वलयित होती है, बहुत ज्यादा कुंडलित होती है भीतरी दीवार जो होती है। सीधी नहीं होती एकदम, जैसे ऐसे एकदम सीधी होगी तो ये एकदम ऐसे होगी। ये दीवार हो गई, मोटाई हो गई दीवार की, ये खाली जगह यहाँ भोजन भरा हुआ है। ठीक। वैसे ही यहाँ पर सब क्या है? भोजन भरा हुआ है इससे इन सब हिस्सों में। और ये सब क्या है? ये सब आंत की दीवार है इतनी मोटी, ये सब आंत की दीवारें हैं। ठीक। तो ये जो आंत की दीवार है, ये अंदर की तरफ मुड़ी होती है, बिल्कुल सीधी नहीं होती है ऐसे, क्योंकि अगर ऐसे सीधी होगी तो सिर्फ इतनी ही जगह मिलेगी अवशोषण के लिए। लेकिन जब ये कुंडलित हो जाती है तो अवशोषण की सतह जो होती है वो बढ़ जाती है। जो ये उभार जैसी रचनाएं होती हैं, इनको कहते हैं रसांकुर। इन उभार जैसे रचनाएं पाई जाती हैं, उभारों को कहते हैं रसांकुर या विलाई। VILLI, विलाई। तो ये रसांकुर क्या करते हैं? छोटी आंत की भीतरी दीवारों में अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं। अब सतह कैसे बढ़ जाती है? देखो, अगर मान लो एक खूंटी यहां लगी दीवार में, एक खूंटी यहां लगी है। ठीक। तुमको इन दोनों खूंटियों को बांधते हुए एक धागा बांधना है। तो तुम अगर एकदम सीधा धागा बांधोगे तो क्या होगा? इतना लंबा धागा केवल लगेगा बस। ठीक। यस सर। इतना ही लंबा धागा तो लगेगा। यस सर। लेकिन अगर तुम इस धागे को ऐसे बांधो तो क्या होगा? धागे की लंबाई कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा लंबा धागा लगेगा ना? यस सर। तो ऐसे ही समझ लो कि जो भीतरी दीवार है वो अगर सीधी होगी तो बिल्कुल इतनी होगी केवल बस। और अगर यही दीवार जो है जगह जगह से फूल जाए तो क्या होगा? ये अवशोषण की सतह सब बढ़ जाएगी ना। ये अब इतनी लंबी हो गई, अब ये इतनी लंबी हो गई। ठीक। अगर तुम सीधा गोला बनाओगे तो ऐसे बनाना पड़ेगा, अगर घुमा घुमा के बनाओगे तो तुमको ज्यादा देर तक चौक चलानी पड़ेगी ऐसे ऐसे करके। तो ज्यादा लंबी लाइन हो जाएगी कि नहीं?
यस सर। तो उसी तरह से यहाँ पर भी होता है, जब अंदर तमाम उभार बने होते हैं तो सतह जो होती है वो बढ़ जाती है। सतह जो होती है वो अवशोषण की सतह जो होती है वो बढ़ जाती है, और सतह बढ़ जाने के कारण अवशोषण जो होता है वो ज्यादा अच्छी तरह से और तेजी से होता है। जगह कम होगी तो अवशोषण धीमे धीमे होगा, अवशोषण के लिए जगह ज्यादा मिलेगी तो अवशोषण तेजी से होगा। तो क्षुद्रांत्र के भीतर अवशोषण की सतह को बढ़ाने के लिए जो भीतरी सतह होती है इसकी, ये भीतर की तरफ उभरी हुई होती है। कई जगहों पर छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं, इन उभारों को हम रसांकुर या विलाई कहते हैं। ये रसांकुर या विलाई क्या काम करते हैं? ये भोजन के अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं, जिससे कि अवशोषण की क्रिया जो है वो बहुत ही प्रभावी ढंग से हो सके। ठीक है, समझ में आई बात ये अवशोषण की? यस सर। तो अवशोषण जो होता है यहाँ पर छोटी आंत में या क्षुद्र आंत में मुख्य रूप से कौन सी क्रिया होती है? भोजन के अवशोषण की, यानी बचा खुचा पाचन, और फिर उसके बाद मुख्य रूप से जो काम होता है वो होता है अवशोषण का। फिर भोजन का अवशोषण हो गया, भोजन रुधिर वाहिनियों में पहुंच गया और रुधिर वाहिनियों के द्वारा होता हुआ पूरे शरीर में पहुंच गया और शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक भोजन को रुधिर के द्वारा पहुंचा दिया गया। ठीक, अब कोशिकाएं क्या करती हैं? इस भोजन को ग्रहण कर लेती हैं और अपने जीव द्रव्य में मिला लेती हैं। इस क्रिया को कहते हैं हम स्वांगीकरण। पढ़ा था, इस क्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण, यानी भोजन के सरलतम अणुओं को कोशिकाएं अपने शरीर के भीतर अवशोषित करके उनको अपने जीव द्रव्य में मिला लेती हैं। तो इस क्रिया को हम कहते हैं स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। ठीक है, तो अब ये सब काम हो गया उधर। अब यहां पर आंत में क्या बचा भाई? भोजन अवशोषित हो गया, रुधिर में पहुंच गया, रुधिर से कोशिकाओं तक पहुंच गया, कोशिकाओं ने इसको ग्रहण कर लिया, स्वांगीकरण की क्रिया हो गई, जीव द्रव्य में मिल गया भोजन। यहां पर अभी भोजन का कुछ भाग ऐसा भी बचा था जिसका पाचन नहीं हो पाया हो, या कुछ ऐसा भाग हो जो पाचन किया ही नहीं जा सकता है शरीर में। कुछ ऐसी चीजें आ गई खाने के साथ में जिनका पाचन कर ही नहीं सकते हैं या पाचन हो ही नहीं सकता है किसी हालत में। तो वो सारा जितना भी अपच पदार्थ होता है वो फिर सब यहाँ पर आकर के इस नली, यहाँ पर छोटी आंत, यहाँ पर बड़ी आंत से जुड़ी होती है। ये पूरी क्या है? बड़ी आंत है। यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक ये पूरी सब बड़ी आंत है। ये चौकोर आकार में बनी होती है इस तरीके से घूमी हुई। तो यहाँ पर ये छोटी आंत जो होती है फिर बड़ी आंत से जुड़ जाती है। ठीक, और फिर भोजन जो होता है वो बड़ी आंत में आ जाता है। जितना भी अपचित भोजन होता है अवशोषण के पश्चात वो सब भोजन आ जाता है यहाँ पर बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में फिर ये चलता रहता है। भोजन आगे कैसे बढ़ता है? वही क्रमाकुंचन गति के कारण। जैसे आमाशय में बताया था कि दीवारें फूलती पिचकती रहती हैं, तो उसी प्रकार से नलिकाओं की दीवारें भी बार बार फूलती पिचकती रहती है, जिससे कि भोजन जो है वो आगे की ओर बढ़ता रहता है। इस क्रिया को कहते हैं क्रमाकुंचन। तो क्रमाकुंचन की क्रिया के द्वारा भोजन आगे बढ़ता रहता है। और जब भोजन बड़ी आंत में आता है तो यहाँ पर आने के दौरान इसमें एक काम होता है कि इस भोजन से जो भी पचित भोजन है, अपचित भोजन है जो भी, क्योंकि बड़ी आंत में तो बिना पचा हुआ भोजन आएगा, इस भोजन के भाग से अधिक मात्रा में जल का अवशोषण किया जाता है। जितना संभव हो, उचित हो, उतनी मात्रा में जल का अवशोषण कर ले, क्योंकि भोजन यहाँ पर सब कैसा है? आंतों के भीतर एकदम पतला पतला होता है, पानी जैसा एकदम घुला हुआ होता है एकदम, क्योंकि तभी तो अवशोषित होगा ठीक से। तो उसमें से पानी की मात्रा जो अधिक होती है वो अवशोषित कर ली जाती है। जब पानी सोख लिया जाएगा तो क्या होगा? वो चीज थोड़ी कड़ी हो जाएगी, ठोस हो जाएगी, अर्ध ठोस हो जाएगी, एकदम लकड़ी जैसी नहीं हो जाएगी, लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा उतनी तरलता नहीं रहेगी, उसमें उतना बहाव नहीं रहेगा। तो ऐसी अवस्था को कहते हैं अर्ध ठोस। तो भोजन जो होता है वो पूरी तरह से ठोस नहीं होता है, लेकिन अर्ध ठोस अवस्था में आ जाता है। कौन सा भोजन? जो अपचित भोजन है। जो अपचित भोजन है, बड़ी आंत में उस भोजन से आवश्यकता अनुसार जल का अवशोषण कर लिया जाता है बड़ी आंत की दीवारों द्वारा, और फिर भोजन जो होता है वो अर्ध ठोस अवस्था में आ जाता है। और भोजन की इस अर्ध ठोस अवस्था को हम मल या विष्ठा कहते हैं। मल या विष्ठा कहते हैं। और ये भोजन आगे बढ़ता हुआ आकर के यहाँ पर अंतिम सिरे पर ये होता है मलाशय। इसको कहते हैं मलाशय या रेक्टम। और मलाशय में ये भोजन एकत्र होता रहता है, जहां से ये जो अंतिम छिद्र होता है इसको कहते हैं गुदा द्वार या एनस।
जो अंतिम छिद्र होता है बाहर, उसको कहते हैं गुदा द्वार या एनस कहते हैं इसको। तो इस गुदा द्वार के द्वारा समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बड़ी आंत में क्या काम होता है मुख्य रूप से? जो अपचित भोजन होता है उसमें से जल अवशोषित करके अर्ध ठोस अवस्था में ले आते हैं, और अर्ध ठोस अवस्था को हम कहते हैं मल या विष्ठा। ये धीरे धीरे करके मलाशय में एकत्र होती रहती है और समय समय पर फिर गुदा द्वार से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो अपच भोजन होता है उसको हम शरीर में रखने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, वो रहेगा तो नुकसान ही करेगा शरीर को, क्या उसकी आवश्यकता भी कोई नहीं है, उसमें कोई मतलब की चीज भी नहीं रहेगी, तो इसलिए उसको शरीर से बाहर ही निकाला जाना है। तो इस प्रकार से बड़ी आंत के द्वारा होता हुआ वो गुदा द्वार से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये मनुष्य में पूरी पाचन क्रिया संपूर्ण होती है। समझ में आई? यस सर। ठीक है, आज उतना ही। कल से फिर अगला नया जैव प्रकरण शुरू करेंगे। आज इतना ही। ओके, नमस्ते सर जी। नमस्ते।